हम बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम प्राणायाम क्या है? मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा उसकी, क्योंकि आप ये जो कार्यक्रम चल रहा है 7 डेज़ का, इसमें आपने जितने भी जो टीचर्स हैं सबसे योग की परिभाषा, आसन की परिभाषा, प्राणायाम की परिभाषा, सबसे परिभाषाएं सुनी होगी और आपको खुद भी पता होगा और आप ये किताबों में भी पढ़ सकते हैं। तो मैं सिर्फ प्राणायाम के तत्व को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम. There are two words, one is prana and one is ayama. What is prana and what is ayama? प्राण जो है वो जीवनी शक्ति है। जीवनी शक्ति, जीवन रूपी शक्ति है ये प्राण। और शरीर के एक एक सेल में, एक एक कण में, एटम में ये प्राण विद्यमान है। ब्रह्मांड में हर वस्तु में, हर चीज में ये प्राण विद्यमान है। इस प्राण को आयाम, यानी कि आयाम का मतलब होता है एक्सपांशन, बढ़ाना। इस प्राण का विकास करना, इस प्राण को बढ़ाना, एक्सपांड करना, एक्सपांशन ऑफ प्राणा इज प्राणायाम। पूरे शरीर में प्राणायाम के अभ्यास से जो प्राण हैं वो प्राण रिदमिक चलने लगता है, रिदमिक चलने लगता है और शरीर अपनी एक आनंद की स्थिति में रहता है। इस प्राण को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पंच प्राण जिसको कहते हैं। हालांकि उसके उप प्राण भी है, लेकिन सामान्यतः हम पंच प्राण की बात करते हैं। पहला है प्राण, दूसरा है अपान, तीसरा समान, चौथा उदान और पांचवा व्यान। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण ही है। इन पांचों को प्राण ही कहा जाता है, ये मेन प्राण हैं। लेकिन ये प्राण के 5 रूप है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में विद्यमान हैं और उन हिस्सों का जो जो एक्टिविटीज हैं ये उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे जो प्राण हैं, पहला हुआ प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। तो जो पहला है प्राण, वो प्राण जो है वो लेरिंक्स से लेकर और चेस्ट तक, यहां तक, वो इसके बीच में, जैसे हार्ट के क्या काम हैं, हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, कम फंक्शन कर रहा है, ज़्यादा फंक्शन कर रहा है, आपका बीपी, आपका जो है लंग्स के कार्य, आपका स्प्लीन, ये जो सारे कार्य है ये प्राण कंट्रोल करता है, प्राण नियंत्रित करता है। अगर इस हिस्से में प्राण का सर्कुलेशन कम या ज़्यादा हो जाए, देखिए कम या ज़्यादा दोनों ही चीज़, वो यहाँ से संबंधित फिर वो समस्या आना शुरू हो जाती है। दूसरा हुआ अपान। अपान नाभि से और नीचे के हिस्से तक, जननेंद्रियों तक, जो ये हिस्सा है यहाँ पर अपान वायु रहती है। तो जो जननेंद्रिय संबंधित
जेनिटल जो ऑर्गन्स हैं उनसे संबंधित जो समस्या है, किडनी से संबंधित जो समस्या है, या लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत है जिसमें हमारा जो खाने का जो वेस्ट इकट्ठा होता है उसका जो काम है, और दूसरा जो हम खाना खाते हैं उसका जो वेस्ट बचता है उसको जो बॉडी एक्सक्रीट करती है, उसको जो बाहर निकालती है, ये जो प्रोसेस है सारा का सारा सिस्टम, किडनी को बेहतर रखना, जो इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट है उसको बाहर निकालना, जेनिटल प्रॉब्लम्स ठीक रखना, प्रोस्टेट या ओवरी के जो फंक्शन है उनको बेहतर रखना, ये सब अपान कंट्रोल करता है। और अगर अपान में डिस्टरबेंस आ जाए तो यहाँ से संबंधित समस्या आ जाती है। अगला आता है समान। समान जो है नाभि से और ऊपर चेस्ट तक, इसके बीच के जो स्थान है, जैसे कि लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, या छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, यहाँ से संबंधित लीवर का फंक्शन, गॉल ब्लैडर का फंक्शन, पैनक्रियाज का फंक्शन, स्टमक का फंक्शन एंड दिस स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन, ये जो है समान कंट्रोल करता है। और अगर उसमें कोई गड़बड़ आ जाए, उसके फ्लो में कोई ब्लॉकेज आ जाए, तो यहाँ से संबंधित समस्या आ जाती है। ऐसे ही अगला आया उड़ान। उड़ान जो है यहाँ से लिरिंक्स से लेके और टॉप तक, इस हिस्से में जो है उड़ान वायु रहती है। तो अगर मान लो यहाँ इसमें कोई डिस्टरबेंस आता है या ब्लॉकेज आता है या कम या ज़्यादा होता है, तो यहाँ से संबंधित, आई से संबंधित, ईयर से संबंधित, नोज से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित समस्या आ जाती है। और अगला आता है व्यान। व्यान हमारे समस्त शरीर में रहता है। व्यान इज लाइक अ गवर्निंग फोर्स, है ना। वो जो है सबको देख रेख करता है कि यहाँ पर सब ठीक है, सब कैसे कैसे चल रहा है, तो वो जो है पूरा एक तरह से मैनेजमेंट करता है पूरे शरीर में। ये प्राण के रूप हैं। अब आप देखिए कि प्राण का संबंध हमसे कितना है, ह्यूमन से कितना संबंध है प्राण का, और ये प्राण रहता कहाँ, रहता कैसे है, कहाँ रहता है, फ्लो कैसे करता है। तो जैसे ये जिन रास्तों से ये फ्लो करता है उन रास्तों को नाड़ियां कहा जाता है। नाड़ियां प्राण के फ्लो का रास्ता है। नाड़ी से होकर प्राण चलता है। और इन नाड़ियों की संख्या योग में 72,000 मानी गई है। 72,000 नाड़ियां जो है इस शरीर में है, जिनसे होकर प्राण चलता है। और प्राणायाम क्या करता है? प्राणायाम उन नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है। शुद्धिकरण एज इन, अगर उन नाड़ियों में प्राण कहीं ब्लॉक हो गया है, कहीं रेस्ट्रिक्ट हो गया है, तो प्राणायाम के अभ्यास से वो रेस्ट्रिक्शन वहां से हट जाती है और प्राण फ्लो करना शुरू हो जाता है। ये मुख्यतः प्राणायाम का उद्देश्य है, प्राणायाम का एम है, नाड़ियों का शुद्धिकरण करना और हमें एक हायर स्टेट का अनुभव कराना। तो प्राणायाम में बेसिकली करते क्या है, होता क्या है, हम सांस लेते हैं जिसको पूरक कहते हैं, सांस छोड़ते हैं जिसको हम रेचक कहते हैं, सांस को अंदर रोकते हैं जिसको अंतः कुंभक कहते हैं, और सांस को बाहर छोड़कर बाहर रोकते हैं जिसको बाह्य कुंभक कहते हैं। तो नॉर्मली ये प्राणायाम में ब्रीदिंग के प्रोसेस हैं। तो आप देखिए कि प्राणायाम का संबंध भी जो है वो ब्रीदिंग से है। तो मैं कह रहा था कि प्राण जो है वो बेसिकली नाड़ियों से चलता है, और
उसका हमारे लाइफस्टाइल पे बहुत गहरा असर है। क्योंकि अगर हमारा, देखिए, अगर हमारा खान पान अच्छा नहीं होगा, एप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो उस प्राण के जो फ्लो है नाड़ियों में ब्लॉकेज होगा। अगर हमारा उठना सोना सिस्टम में नहीं होगा, तो उस प्राण के फ्लो में बैलेंस ब्लॉकेज होगा। अगर हमारे जीवन में बहुत स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, तो वो प्राण का ब्लॉकेज होगा। तो समस्त लाइफस्टाइल का हमारे प्राण के जो फ्लो है उस पे असर पड़ता है, और जिससे रोग पनपते हैं, शारीरिक रोग पनपते हैं, मानसिक रोग पनपते हैं, भावनात्मक रोग पनपते हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर ये मुश्किल है कि अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करना, आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, आप तनाव की अवस्था में अपने आप को कैसे मैनेज करें, अगर ये बहुत मुश्किल है इनिशियली, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता ना करें, प्राणायाम करें। तो क्या होगा कि प्राणायाम का सीधा असर हमारे शरीर पर और प्राण पर पड़ेगा, और प्राण जो है हमारे पूरे सिस्टम को अफेक्ट करेगा, और जिससे क्या होगा, हमारा जो परसेप्शन है, हमारी जो क्लैरिटी है, वो इम्प्रूव होगी। तो उससे जो है क्लैरिटी आती है विचारों में, परसेप्शन हमारा क्लियर होता है। अभी तो हमें ये नहीं, सब टाइप्स क्या होता है हमें पता ही नहीं होता करना क्या है। कभी कभी कर कुछ रहे होते हैं, सोच कुछ रहे होते हैं, और कर कुछ और देते हैं। तो इनको अगर फोकस में लाना है, तो प्राणायाम एक साधन है। और प्राणायाम से क्या होता है, लघुता भी आती है शरीर में, हल्कापन भी आता है, लाइटनेस आती है, मन में हल्कापन आता है। अब आप ये समझिए, जो ये नाड़ियां हैं ये कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे घर में इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, ठीक है, वो बल्ब में लाइट जल रही है, और जो वायर है उन वायर में करंट जा रहा है, और वो करंट कहीं से सोर्स हो रहा है, मान लो ट्रांसफार्मर से आ रहा है, या फिर जहाँ पर बिजली बनती है वो बिजली बनती है, फिर वहाँ से ट्रांसफार्मर में आया, और ट्रांसफार्मर से छोटे छोटे वायर्स के अंदर वो जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, और फिर हमारा बल्ब चलता है। तो बेसिकली जो वायर्स हैं वो, उनमें करंट होता है, लेकिन कैन यू सी दैट करंट? नो। सो इसीलिए वो जो, अगर मान लो उस वायर को आप कट कर देंगे, तो आपका क्या वो बल्ब जलेगा? नहीं ना। सिमिलरली हमारे शरीर के अंदर जो वो नाड़ियां हैं, वो उन वायर की तरह ही है, वो एक तरह से प्राण के रास्ते हैं। तो अगर मान लो कोई प्राण फ्लो कर रहा है, और वो जो है यहाँ से पूरा होके गया, मस्तिष्क तक होके गया, पूरा नीचे से आया, पूरे हाथों में फैल रहा है, और कहीं पर रेस्ट्रिक्शन आ गया, तो जब रेस्ट्रिक्शन आया, तो उसका कनेक्शन, उसका जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वहां से संबंधित कुछ ना कुछ समस्या विकसित हो जाएगी। इसलिए प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है, यानी कि नाड़ियों में अगर कोई ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज रिमूव हो जाता है। तो इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि प्रत्येक दिन प्राणायाम का अभ्यास जरूर से जरूर करना चाहिए। वैसे तो योगिक टेक्स्ट में अलग अलग प्राणायाम बताए गए हैं, जिसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जिसमें भस्त्रिका प्राणायाम है, प्लावनी प्राणायाम है, अलग अलग तरीके के प्राणायाम के अभ्यास बताए गए हैं। लेकिन अगर आप सामान्य जीवन में एक प्राणायाम भी कर लें, तो उससे भी बहुत बेहतर हमारे लाइफस्टाइल हो सकता है।
अगर एक सिंगल प्राणायाम भी कर ले। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि जो ब्रीदिंग है वो ब्रीदिंग हम एब्डोमिनल करें। दूसरा, एक प्राणायाम का अभ्यास अगर हम वो भी कर लें तो उसका भी असर आप अपने 7 डेज में देख सकते हैं। 7 डेज का कीजिए आप और देखिए जो मैं कहता हूं क्या वो सही है। आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और तब देखिए कि इसका इसका असर कैसा है। इसलिए योग में कहा जाता है कि अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस, सजगता। तो आप अवेयर होइए, सजग होइए, देखिए कि इसका असर कैसा होगा। तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन कर सकते हैं। मैं आपको ये प्राणायाम एक बार बताता हूँ और फिर उसके बाद बताऊँगा कि कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए और क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, किन किन को करना चाहिए। इन बातों को भी थोड़ा थोड़ा मैं बताऊँगा। पहले ये अभ्यास मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सामान्यतः हाँ, 2-3 चीज़ों का और ध्यान। जब हम प्राणायाम करते हैं तो जो आपकी स्पाइन की पोजीशन है वो सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जो नाड़ियाँ हैं वो जो है स्पाइन के सहारे चलती है। मुख्यतः 72,000 नाड़ियों में से, जो मैं आपको बता रहा था, 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ियाँ प्रमुख होती हैं। पहली ईड़ा जो कि बाईं तरफ रहती है, दूसरी पिंगला जो कि राइट साइड रहती है, दाहिनी ओर रहती है, और एक सुषुम्ना जो स्पाइन के मध्य में रहती है। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप प्राणायाम कर रहे हैं और आपका स्पाइन यूं मुड़ा हुआ है, जैसे आमतौर पर लोग बैठे रहते हैं ऐसे करके, है ना, ऐसे करके बैठे रहते हैं, कुछ लोग ऐसे करके बैठे रहते हैं, कुछ लोग ऐसे करके बैठे रहते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो प्राण का जो फ्लो है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो कहां से मन में फिर आनंद होगा, कहां से मन में क्लैरिटी आएगी जी, सोचिए जरा। प्राण को फ्लो करने का रास्ता तो आपने बंद कर दिया ना मुड़कर। तो इसलिए प्राणायाम के अभ्यास में आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए, ये एक ज़रूरी बात है, क्योंकि तभी जो है वो नाड़ियों में प्राण बिना किसी डिस्टरबेंस के फ्लो करेगा। तो आपको मैं ये अभ्यास करके दिखाता हूँ। इसमें नासाग्र जेस्चर अलग अलग, जब मुद्रा का पार्ट मैं आपको बताऊंगा तो उसमें आएगा कि मुद्राएं जो है कई प्रकार की होती हैं। तो इसमें हम, क्योंकि मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा का स्टूडेंट हूँ, तो हम जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम में नासाग्र जेस्चर, ये दो, फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर वी टच एट द आईब्रो सेंटर। अलग अलग ट्रेडिशन में, अलग अलग स्कूल में अलग अलग मुद्राएं बताई गई है, तो कोई गलत या सही नहीं है। तो उन मुद्राओं का असर अलग अलग होता है। तो आप ये ना सोचें कि यहाँ पर मैंने कुछ मुद्रा बताई, उन्होंने कुछ मुद्रा बताई, तो मुद्राओं का कुछ ना कुछ असर होता है, ठीक है। तो नासाग्र जेस्चर हम इसको कहते हैं। इसमें हम दो आईब्रो सेंटर पर टच करते हैं और उसको ऐसा नहीं आपने प्रेस कर दिया और तनाव दे दिया, उसको दबा रहे हैं, दबाना नहीं है। मुद्रा सूक्ष्म, मुद्रा का असर सूक्ष्म होता है, गहरा होता है, तो उसको हल्का सा बस टच करने मात्र से चीज हो जाती है। तो हल्का सा यहाँ पर टच रखें। थंब से राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करना है, गहरी सांस अंदर लेनी है, block after full inhalation, block the left nostril, open the right and exhale through the right. Then inhale through the right, block the right, open the left and exhale through the left. तो ये एक साइकिल होता है। लेफ्ट से आपने सांस लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया,
और लेफ्ट से आपने सांस छोड़ा। तो ये एक साइकिल होता है। इसके आप कुछ साइकिल्स कर लीजिए, 7 साइकिल कर लीजिए या 10 साइकिल कर लीजिए। प्राणायाम में बेसिकली जो आपकी ब्रीदिंग है उसका बड़ा अहम रोल है। क्योंकि ब्रेथ जितनी रिदमिक होगी, जितनी सिस्टमैटिक होगी, वो जो प्राण का जो फ्लो है वो उतना ही बेहतर होगा, उतना ही रिदमिक होगा। सो ब्रीदिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्राणायाम। समटाइम्स कुछ आपने लोगों को देखा होगा, इस तरीके से भी करते हुए देखा होगा, तो वो ठीक नहीं। तो प्राणायाम में बेसिकली आपकी जो सांस की गति है वो रिदमिक होनी चाहिए, एक लय में होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए, और जितना साउंडलेस हो, साउंड फ्री हो, उतना अच्छा। तो सांस गहरी लंबी होनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप तनाव में और सांस खींचते जा रहे हैं, वैसा नहीं, कंफर्टेबली। क्योंकि कहते हैं कि यथा सिंहो व्याघ्रो भवेत तस्य शनै शनै तथैव वस्यते वायुः अन्यथा हन्ति साधकम। जिस प्रकार से हाथी और शेर को प्यार से वश में किया जा सकता है, स्नेह से वश में किया जा सकता है, उसी प्रकार से प्राणायाम में प्राण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। और अगर उसमें हमने कोई जोर जबरदस्ती की, तो जिस प्रकार से शेर और हाथी को अगर जबरदस्ती करने पर वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसी प्रकार से प्राण भी आपके शरीर में नुकसान पहुंचा सकता है, और ये बिल्कुल अटल सत्य है। तो प्राणायाम में ध्यान रखा जाए कि सांस को अननेसेसरी प्रेशर ना दिया जाए। युक्त अभ्यासेन सर्वरोग क्षयो भवेत, अयुक्त अभ्यासेन सर्वरोग समुद्भव। प्राणायाम युक्त अभ्यासेन सर्वरोग क्षयो भवेत, अयुक्त अभ्यासेन सर्वरोग समुद्भवः। अयुक्त अभ्यास, improper practice and proper practice। युक्त अभ्यास, युक्त प्रॉपर, अयुक्त इम्प्रॉपर। तो अगर इम्प्रॉपर प्रैक्टिस होगी तो रोग आ जाएंगे, और अगर प्रॉपर प्रैक्टिस होगी तो रोग खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए प्राणायाम में सांस का ध्यान, इसलिए प्राणायाम थोड़ा प्राण पर कार्य करता है, तो उसको किसी देख रेख में एक बार सीख लेना चाहिए। तो मैंने नाड़ी शोधन बताया आपको, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को आप कुछ देर कर सकते हैं। ब्रीदिंग का मैं आपको कह रहा था कि सांस जो है आपकी रिदमिक हो, डीप हो, साउंड फ्री हो, और स्ट्रेस फ्री, तनाव रहित हो। और इसके 7-8 राउंड, 10 राउंड आप कर सकते हैं। मैंने बताया आपको स्पाइन आपका सीधा होना चाहिए। शुरुआत में आई अंडरस्टैंड कि आपको हो सकता है हैबिट ना हो, तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, लाइक आफ्टर 5 days or 7 days, you will be able to sit with the erect spine, बट वो प्रैक्टिस से आएगा। सो डोंट वरी इफ यू आर नॉट एबल टू सिट ऑन द फ्लोर विद द स्ट्रेट स्पाइन, यू सिट ऑन द चेयर, और you sit on the chair, spine straight, and then do. सो इसलिए प्राणायाम में आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए। जैसे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, जिनको समस्या है नीचे बैठने में, वो जो है चेयर पर बैठकर इसका अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। तो आपका स्पाइन सीधा रहे, सांस लेने में आपको कोई
कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, प्रेशर बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि सीधा असर हमारे बीपी पर उसका पड़ेगा, सीधा असर हमारे हार्ट पर पड़ेगा। तो इसलिए प्राणायाम को बहुत आराम आराम से लयबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से आपको करना चाहिए। कपड़े आपके कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको कोई तकलीफ ना हो, ऐसा ना हो कि तंग पैंट हो, आपकी खुला आराम से आप पजामा पहन सकते हैं जिसमें आपको सांस प्रॉपर तरीके से आप ले सके, धोती पहन सकते हैं, या आराम से आप छोटा हल्का सा लंगोट या उसके ऊपर फिर एक चद्दर लगा सकते हैं आराम से, जिससे कि आप कंफर्टेबल रहे। आई मीन टू से समय जो है आप सुबह भी अभ्यास कर सकते हैं, दोपहर को भी अभ्यास कर सकते हैं, शाम को भी अभ्यास कर सकते हैं, बशर्ते आपका शरीर में ये स्पेसिफिक, जो मैं नाड़ी शोधन की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे जो प्राणायाम की लिस्ट है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस बात को ज़रा ध्यान कीजिएगा। तो इस स्पेसिफिक प्राणायाम को जिस तरीके से मैंने बताया वो सुबह भी किया जा सकता है, दोपहर को भी किया जा सकता है और शाम को भी किया जा सकता है, बशर्ते आपका पेट थोड़ा खाली हो, आप कंफर्ट एनवायरनमेंट में हो। तो ये थोड़े इसके नियम हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए।